Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel English by Vinesh श्रीवास्तव। आज हम 12th पनोरमा बुक के 5th चैप्टर के बारे में पूरा जानेंगे कि क्या है, किस तरीके से है। तो सबसे पहले देखें हम कि इस बुक का टाइटल जो पनोरमा है उसका जो 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर का जो टाइटल है लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, इसका मतलब होता है नमक के रेगिस्तान के पार का प्रेम। और इसे लिखा है केकी एन दारूवाला ने। और इस स्टोरी के जो राइटर हैं वह है केकी एन दारूवाला। तो सबसे पहले हम समझें कि कहानी में क्या है। कहानी थोड़ी सी घूमी हुई है, हालांकि बिल्कुल फ्लैट स्टोरी है। कहानी को आप ध्यान से समझोगे तो कहानी पूरी तरीके से समझ में आएगी, लेकिन कहाँ पर किस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान देने वाली है उसको आपको समझना है। सबसे पहले हम देखें कि कहानी के मेन कैरेक्टर्स क्या हैं और वह कहाँ से हैं। तो पूरी की पूरी जो कहानी है उसे आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। एक तरफ का जो हिस्सा है वह सिंध का, सिंध जो पाकिस्तान में है, और इधर का जो हिस्सा है वह कच्छ का, कच्छ गुजरात इंडिया, सिंध पाकिस्तान में। अब कच्छ के एरिया में कौन कौन से कैरेक्टर है, यहाँ पर क्या है, किस तरीके से है, पहले हम उसके बारे में देखें। तो इधर जो कैरेक्टर्स है उसमें है आफताब, आफताब और इसकी वाइफ है। फिर उसके बाद इनका लड़का है जिसका नाम है नजब, और फिर उसके बाद एक जमन है, और जमन एक स्मगलर है। एक बार फिर से आप मेरे कैरेक्टर्स पे फोकस कर लो। कच्छ जो गुजरात में है इंडिया के, उसमें जो मेन कैरेक्टर्स है उसमें आफताब है, उसकी पत्नी है, और इसका लड़का है नजब। फिर यहाँ पर है जमन, जमन एक स्मगलर है। और सिंध में काले शाह है, काले शाह, काले शाह एक स्पाइस सेलर है, और इसकी लड़की है जिसका नाम है फातिमा। और एक और छोटा सा कैरेक्टर जिसका केवल नाम आता है वह है महफूज अली, महफूज अली। तो ये जो सिंध है उधर के तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। जो काले शाह है, काले शाह एक स्पाइस सेलर है, मसाले बेचने वाला, फातिमा उसकी लड़की है, और एक और है महफूज अली। इधर के जो मैंने कैरेक्टर्स बताए, इधर के कैरेक्टर्स में है आफताब, उसकी पत्नी है, फिर उनका लड़का है नजब, और फिर है जमन। जमन एक स्मगलर है, और नजब का एक ऊंट है, कैमल है, जिसका नाम है अल्लाह रखा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नजब है उसका एक ऊंट है, और उस ऊंट का नाम है अल्लाह रखा। तो ये इधर के कैरेक्टर्स हैं और ये इधर के कैरेक्टर्स हैं। इस कहानी में होता क्या है, यहां से इधर लोग जाते हैं, ये बीच का ये बॉर्डर है, लोग इधर से उधर जाते हैं, इधर से बीड़ी की पत्तियों को लेकर के, और कच्छ से बीड़ी की पत्तियों को लेकर के सिंध में जाते हैं, और इसकी स्मगलिंग कराती होती है। और इसकी स्मगलिंग कराने का जो मेन काम होता है वह जमन का होता है। जमन एक प्रोफेशनल स्मगलर है, वह इधर की चीज़ों को उधर पहुंचाता है। चीज़ें कौन सी है, बीड़ी की पत्तियों को। अगर इधर 500 रुपये की है तो उधर जाकर वह 1200 रुपये में बिकती है। तो बीच में बाकी जितने भी ऑफिसर्स वगैरह हैं, जो रेंजर्स हैं, जो BSF वाले हैं, उन सबको रिश्वत देनी पड़ती है। उन सबके साथ एक एडजस्टमेंट करना होता है, और उनको रिश्वत दे करके इधर से लोगों को उधर भेजा जाता है। नजब, आफताब, नजब कई बार जा चुका है सिंध में काले शाह के यहाँ। काले शाह कौन है, तो आफताब की पत्नी के दूर का रिश्तेदार है। आफताब की जो पत्नी है उसका दूर का रिश्तेदार है काले शाह, जो सिंध में रहता है। तो आफताब अक्सर काले शाह के पास जाता था, और वह केवल स्मगलिंग के जरिए ही जाता था। तेंदुए के पत्तियों को लेकर के वह उधर जाता था। आफताब कभी कभी अपने बेटे नजब को लेकर के जाता, और जाता साथ में तो अपने कजिन या भाई को लेकर के जाता आफताब। और ये इधर से उधर कराने का जो काम करता वह एक स्मगलर था जमन, वह इस काम को करता था, इधर से उधर पहुंचाने का काम करता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इसकी पूरी की पूरी जो कहानी है वह क्या है। अब हम इसकी पूरी कहानी को समझते हैं कि इसकी पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से। नजब अपने पिता आफताब के साथ कई बार सिंध में गया,
काले शाह के यहाँ रुका और काले शाह के यहाँ रुकने के बाद उसने फातिमा को देखा। फातिमा को जब उसने देखा तो धीरे धीरे फातिमा से उसका प्रेम हो गया। आते समय जब वो वहाँ से लौट रहा था तो उसने फातिमा से वादा किया कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा और किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें लेने आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और इस बार मैं तुम्हें आऊँगा लेने तो अकेले आऊँगा। यह बात कही फातिमा से नजब ने। जब ये वादा करके आ गया इधर तो उसने किसी तरीके से जाने का प्लान बनाया कि आखिर मैं किस तरीके से जा सकता हूं, क्योंकि कच्छ से सिंध को जाना और वह भी नमक के पूरे रेगिस्तान को पार करके जाना बहुत ही मुश्किल काम था। एक बहुत ही अपहिल टास्क था, बहुत ही डिफिकल्ट वर्क था। रात के अंधेरे में यह उठा और रात के अंधेरे में उठने के बाद, जगने के बाद इसने अपने ऊंट को लिया और चुपचाप वह निकल गया। और वह निकला, अपने घर से रवाना हुआ। जब घर से वह रवाना हुआ तो रास्ते में काला डूंगर एक पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के ऊपर एक पंचमई पीर का मज़ार है। उस मज़ार के ऊपर एक नियम है कि जो भी वहां से जाएगा वह उस रास्ते पर पंचमई पीर के जो पद चिन्ह है वहां पर जाकर के सबसे पहले सिर झुकाएगा, वहां एक दीपक जलाएगा और दीपक जलाने के बाद ही वह आगे के सफर को पूरा कर सकता है। ये वहां की एक परंपरा है, रिवाज है। अब किस तरीके से आप उसको समझो यहाँ पर कि आखिर वो किस तरीके से वहां पर पहाड़ी है और पहाड़ी से किस तरीके से वहां पर दीपक जलाना है और किस तरीके से निकलना है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से काला डूंगर पहाड़ी कैसा है और किस तरीके से वहां से वह निकलता है। ये काला डूंगर पहाड़ी है, ठीक है, और पहाड़ी के इधर से ये रास्ता है, इधर से। तो काला डूंगर जो पहाड़ी है, इस काला डूंगर की पहाड़ी पे यहाँ पे इधर ये जंगल है और यहाँ पर इस जगह पे पंचमई पीर के फुटप्रिंट्स हैं। नजब यहाँ पर आता है और पंचमई पीर के जो फुटप्रिंट्स हैं, जो पद चिन्ह है, वहां पर वह सिर झुकाता है और सिर झुकाने के बाद वह कुछ खाने को निकाल कर रखता है। इधर के जो जंगल है, इन जंगल से सियार निकल कर आते हैं, जयकाल्स निकल करके आते हैं और आने के बाद जो नजब ने यहाँ पर खाने की चीजें रखी है, खाने की चीज रखने के बाद वह जोर जोर से थाली बजाता है और थाली बजाने के बाद ये सारे के सारे जो जयकाल्स हैं वह इस जंगल से निकल कर आते हैं और पूरा का पूरा खाना खा करके और वापस चले जाते हैं। अगर ये जयकाल्स यहाँ से निकल कर आए और उन्होंने खाना खाया और खाने खाने के बाद वो वापस चले गए तो इसका मतलब है कि जो भी यात्री है और वह यात्रा कर रहा है उसकी यात्रा सफल होगी। यहाँ पर उसने एक दीपक जलाया और दीपक जलाने के बाद वह निकल गया, रवाना हुआ। जितने समय तक वो यहाँ पर था उतने समय तक उसने अपने ऊंट अल्लाह रखा को छोड़ रखा था वहाँ के कटीली झाड़ियों को खाने के लिए। और फिर वहाँ पर उसने अपना काम निपटाया और निपटाने के बाद उसने यहाँ पर सिर झुकाया और सिर झुकाने के बाद वह आगे के लिए रवाना हुआ। आगे के लिए रवाना हुआ तो अब इस रास्ते से वह जाएगा जो पहाड़ी के चारों तरफ है और इधर से जाने पर वह क्या देखेगा, जहां जहां वह इधर से चारों तरफ से जा रहा है उसे यह जलता हुआ दीपक नजर आ रहा है। अब वह आगे जा रहा है तो यहां से वह आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद एक जगह है जिसका नाम है खावदा। वह खावदा आया, खावदा से फिर वह आगे गया जिसका नाम है कुरन। कुरन एक गांव है और कुरन एक ऐसा गांव है जहां पर आबादी है, रहने वाले लोगों के घर है। उसके बाद कोई मकान नहीं है, बिल्कुल वीरान है, रेगिस्तान है। और फिर वहां से वह क्रॉस करके और आगे जाकर के वह सिंध में पहुंचेगा। तो अभी वह काला डूंगर, ये काला डूंगर पहाड़ी है, ये काला डूंगर एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर उसने अभी पंचमई पीर को के सामने दीपक लगा करके सिर झुकाया। अब वो यहाँ से रवाना हो रहा है। रवाना होने के बाद वह खावदा एक जगह का नाम है, वहां पहुंचा। वहां से फिर वह कुरन के लिए रवाना हुआ। कुरन एक ऐसा जगह है जहां पर लोगों के मकान है, मतलब बस्ती है, आबादी है। उसके बाद उसे कोई भी आबादी नहीं मिलने वाली है। तो अभी वह यहाँ पर कुरन है। कुरन एक गांव का नाम है, एक जगह का नाम है जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर आबादी है। अभी वह सफर कर रहा है। अब कहानी फिर वापस आ जाती है कहां पर, कच्छ में। जैसे ही यह गया नजब रात के अंधेरे में,
जमन को किसी तरीके से खबर लग गई, जमन जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, एक स्मगलर है, उसे खबर लगी कि नजब बिना उसे बताए, बिना दुआ सलाम किए, बिना 100 रुपए का नोट दिए वह सिंध के लिए रवाना हो गया। यह बात ना तो आफ्ताब को पता है, और ठीक रात में जमन आया आफ्ताब के पास, यानी नजब के घर पर। जोर जोर से उसने दरवाजा पीटना शुरू करा। आफ्ताब घबराहट में जगा। जगने के बाद उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद देखा तो सामने देखा कि स्मगलर है, जमन है। उसने पूछा क्या बात है, आधी रात को कैसे है? तो उसने कहा कि नजब कहाँ है? तो उसने कहा अंदर अपने कमरे में सो रहा होगा। तो उसने कहा कि तुम किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, वह तो यहाँ है ही नहीं, वो तो यहाँ से रवाना हो गया। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। आफ्ताब अंदर भाग करके गया और जाकर के उसने देखा कि बीड़ी की पत्तियां जिसे वह लेकर जाने वाला था वह तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। वापिस वह आया देखने के लिए कि हाँ बीड़ी की पत्तियां तो यही है। उसने जमन से कहा, इसका मतलब है कि बीड़ी की पत्तियां वह ले जाना ही भूल गया, क्योंकि वह जाने वाला था बीड़ी की पत्तियों को लेकर के। जमन ने उसे कहा कि तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा ऊंट भी गायब है। अब इस बात पे बड़ा आश्चर्य हुआ आफ्ताब को। वापिस से भगता हुआ गया जानवरों के बाड़े में, जाकर के उसने देखा कि अल्लाह रखा जो ऊंट का नाम है वह भी गायब है। वह पूरी तरीके से समझ गया कि जो नजब है वह अल्लाह रखा ऊंट को लेकर के रवाना हो गया सिंध के लिए। वह अंदर भगता हुआ गया, यह सोच करके कि अपनी पत्नी से जब यह बात कहेगा तो बेहोश हो जाएगी। उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई कि नजब अल्लाह रखा के साथ गायब है, लेकिन उसकी पत्नी के चेहरे पर ऐसा कोई भाव ही नहीं आया कि सुन करके उसे कोई आश्चर्य हुआ। अचानक आफ्ताब की नजर पड़ी अपनी पत्नी के हाथ पर, जो हमेशा अपनी हाथ में सोने का कंगन पहना करती थी। जैसे ही उसने देखा सोने का कंगन गायब है, वह समझ गया कि पत्नी भी उसकी शामिल है। उसने पूछा कि भाई तुम्हारा सोने का कंगन कहाँ पर है? तो उसने कहा कि नजब लेकर गया है मसाले लाने के लिए। इस बार वह देखना बहुत ज़्यादा कुछ मसाले लेकर के आएगा तो वह मेरे सोने के कंगन को वापस कर देगा। आफ्ताब ने अपना माथा पटक लिया, अपना सिर पटक लिया कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र में उसकी पत्नी भी शामिल है। वह जमन के पास आया वापस दरवाजे पर। जमन ने बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई नजब के बारे में, और उसने ये भी कहा कि तुम्हारा लड़का उधर ही मर जाएगा और देखना उसकी डेड बॉडी के चारों तरफ गिद्ध मंडराएंगे। उसने कहा आफ्ताब ने कि कोई बात नहीं है, मेरे लड़के की हिफाजत खुदा कर लेंगे, ठीक है। और यह कहते हुए उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया और फिर वापस अपने घर के भीतर आ गया। तो यह इधर की कहानी है कि नजब की अनुपस्थिति में क्या होती है। फिर वापस कहानी आ जाएगी कहाँ पर? मैंने आपसे कहा था कि काला डूंगर की जो पहाड़ी है, काला डूंगर की पहाड़ी के बाद वह खावदा आया। खावदा एक जगह का नाम है। खावदा से फिर वह आगे बढ़ा कुरन। कुरन एक गांव का नाम है जहां पर आबादी है और उसके आगे कोई भी आबादी नहीं है। तो अभी यहाँ पर वापिस जो नजब है वह कुरन गांव में है और यहाँ से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। अभी जो नजब है वह कुरन गांव आ गया। कुरन गांव आबादी है, लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन वहां के जो मकान है वह इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मकान है। यहां पर क्या है, गोल आकार है और यहां पर तंग है ना, और इस तरीके के मकान है और इसे वहां के लोग भूंगाज कहते हैं। भूंगाज। यहां पर आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया भूंगाज के बारे में, तो ऊपर तंग है, शंकुनुमा कह लें आप, और नीचे है गोलाकार आकार में है, और यह एक ही घर है, इसमें एक ही कमरा है कहने का मतलब है, और मिट्टी की दीवारें बनी हुई है और इस तरीके से ऊपर तंग है और इस तरीके से नीचे फैला हुआ है। यह कुरन गांव में है और यहां से आगे वह रवाना हो जाएगा। यहां से कुरन गांव है जहां पर ये भूंगाज बने हुए लोग इसमें रहते हैं। और फिर उसके बाद अब नजब आगे बढ़ा तो बहुत सारी उसने परेशानियां, प्रॉब्लम्स उसने फेस किए। जो बीएसएफ के, जो वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने टावर्स बना रखे हैं, और उस टावर्स से बाइनोक्यूलर्स के माध्यम से, दूरबीन के माध्यम से वह देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस रेगिस्तान को पार कर ले, और इस तरीके से पूरी चौकसी रखी जाती है। और जितने भी बीएसएफ के जवान है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो सारे के सारे बाइनोक्यूलर्स के माध्यम से पूरे उस रेगिस्तान की निगरानी कर रहे हैं। आगे बढ़ने के बाद वह एक ऐसी जगह पे आ जाता है जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ना, यहाँ पर, और वहां पर इसका एक नंबर है 1066। ध्यान से सुनो आप,
1066 ये बाउंड्री है, यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री है। और यहां से दो रास्ते निकल रहे हैं, एक जाता है जगतराई को और एक जाता है विंगूर को। अब यहां आने के बाद नजब पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया कि मैं किधर जाऊं, ठीक है, जगतराई जाऊं या विंगूर जाऊं। फिर उसके बाद वह एक रास्ते पर आगे की तरफ निकलता है और निकलने के बाद क्या देखता है कि आगे रेत के टीले, और यहां पर जो थे टावर के ऊपर से बाइनोक्यूलर्स से वॉच कर रहे हैं। तो बाइनोक्यूलर्स से दूरबीन से वॉच कर रहे हैं। तो वॉच करने के बाद उन्होंने देखा, और देखने के बाद क्या देखा कि कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान में एंटर करने की कोशिश कर रहा है एक ऊंट को लेकर के। उन्होंने यहाँ से फायरिंग शुरू की। जो गोली थी वह नजब को तो नहीं लगी, लेकिन जो रेत के टीले थे उसमें गोली जाकर के लगी और नजब को नहीं लगी। नजब बचता हुआ आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही टावर से जो वहाँ से गोली चला रहे थे वह गोली रेत के टीले में लगी, और रेत के टीले में लगने से इस तरीके से गुबार उठ गया, चारों तरफ धुंध धुंध हो गया। और इसी धुंध के बीच आगे नजब पार कर गया उज़्बेकिस्तान को, और पार करने के बाद ठीक वो पहुंच गया सिंध में। रात के अंधेरे में, सुबह में तकरीबन 4 बजे के आसपास वह पहुंच गया काले शाह के पास। काले शाह के घर पर वह गया। काले शाह के घर पर जाने के बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसने फातिमा दरवाज़ा खोला। उसे देख करके काफ़ी आश्चर्य हुआ, लेकिन चेहरे पर एक खुशी भी हुई थी कि कोई प्रेमी उसे लेने के लिए आ गया। चुपचाप वह उसने उसे पशुओं के बाड़े में भेज दिया। इधर से पुलिस ने उसे देख लिया था नजब को। पुलिस पीछा करते हुए गई, काले शाह के घर पे गई, जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया उसका। काले शाह ने दरवाज़ा खोला, पूछा उससे कि कोई इधर आया है। उसने साफ मना कर दिया और कसम खाते हुए उसने कहा कि नहीं, इधर कोई भी नहीं आया। वापिस पुलिस वाले जो थे वह चले गए। लेकिन सुबह में जब उसकी बेटी फातिमा वह लेकर के गई गरम दूध का ग्लास, तो उसने अपनी बात बताई पिता से। यह कहा आपने उसने अपने फादर से कि कोई लेकर के जो नजब है वह सिंध से आया है, और साथ में सोने का कंगन भी लाया है। इस बार वो बहुत सारे मसाले लेकर जाने वाला है। चुपचाप वह रात के अंधेरे में जो नजब था वह पशुओं के बाड़े में सो जाता। अब काले शाह ऊंट को लेकर के सुबह में निकल जाता। अल्लाह रखा जो नजब का ऊंट था उसे लेकर के वह निकल जाता और शाम तक वापस आता, जब तक चुपचाप ये दोनों अपने घर में मस्ती करते रहते। काले शाह की एक आदत थी खराटे लेने की। रात में वह खराटे लेता और पशुओं के बाड़े में दिखाने के लिए नजब चला जाता सोने के लिए, और जैसे ही रात होती देर रात को वह फातिमा के कमरे में आ जाता और फिर सुबह काले शाह के जगने से पहले ही चला जाता। काले शाह थोड़ा सा मोटे शरीर का था, थुलथुला शरीर था उसका चेहरा पूरा भरा हुआ था। चेहरे पर हल्के से दूसरे रंग के निशान नजर आते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसकी चमड़ी पे कोई और रंग चिपका दिया गया। वह पूरा का पूरा एक तोहमत टाइप का पहनता, पूरा ढीला ढाला जैसे सन्यासी पहनते हैं, लेकिन वह कैसा पहनता, इस तरीके से ऐसे कपड़े पहनता हुआ, जैसे कि शतरंज चेस बोर्ड होता है उस तरीके के कपड़े पहनता हुआ और पूरा ढीला ढाला पहनता। और इस तरीके से जब उसे नजब ने दिखाया कि देखो सोने का कंगन लेकर के मैं आया हूँ और इस बार बहुत सारे मसाले लेकर के जाऊंगा, उसके लालच में काले शाह आ गया और वह सुबह ही ऊँट को लेकर के निकलता और देर शाम तक आता, क्योंकि ऊँट उधर एक ऐसा है कि कोई भी देख करके पूछ ले कि भाई ये ऊँट किसका है, और इस तरीके से पुलिस की पकड़ में काले शाह आ जाए, इसीलिए वो ऊँट को लेकर के सुबह में ही चला जाता। फातिमा की सगाई वहां पर हो चुकी थी सिंध में, और उसकी सगाई हुई थी महफूज अली से। महफूज अली तोतला था, वह बोलता था अटक अटक करके। तो इस तरीके से उधर के जितने भी लड़के थे उसका मजाक बनाते थे, और मजाक बनाने की वजह से फातिमा उससे शादी करना नहीं चाहती थी। वह कई बार कहती कि मेरी किस्मत में यही गुंगा, और इस तरीके से वह उसे शादी करने से कतराती थी। रात के अंधेरे में काले शाह सो रहा है, खराटे ले रहा है। उसी समय फातिमा जगी, चुपके से उसने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलने के बाद खराटे की आवाज़ में दरवाज़ा खोलने की आवाज़ नहीं आई। वो बाहर निकली और इधर नजब
रेगिस्तान साइड में इंतजार कर रहा था। चुपचाप फातिमा वहां पर आई और आने के बाद दोनों ऊँट से वापिस रवाना हो गए। और रवाना होने के बाद सीधे भगते हुए बचते हुए वापिस सिंध से नजब फातिमा को लेकर के वापिस आ गया कच्छ में। और जिस दिन आया कच्छ में, उस दिन भयंकर तरीके से तूफान और भयंकर तरीके से बारिश हो रही थी, बारिश होने लगी। इससे पहले कच्छ में 3 साल से सूखा था और जिस दिन फातिमा आई उस दिन बारिश हुई। कहानी की शुरुआत इसी तरीके से होती है कि 3 साल का सूखा समाप्त हो जाता है। कब होता है? जब फातिमा को लेकर के आता है नजब। रात में आया फातिमा को लेकर के, और फातिमा को लेकर के आने के बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाया तो आफ्ताब ने दरवाज़ा खोला, यानी उसके पिता ने दरवाज़ा खोला। पिता के दरवाज़ा खोलते ही नजब सामने नहीं आया, उसने फातिमा को पीछे कर दिया। सबसे आगे उसने अल्लाह रखा को रखा। अल्लाह रखा को देखते ही आफ्ताब पहचान गया। फिर उसके बाद जैसे ही बिजली की कड़क में, रोशनी में उसने देख लिया कि सामने नजब है और पीछे फातिमा है। फातिमा बेहद खूबसूरत थी। फातिमा बिल्कुल हूर की परी थी। फातिमा की भवें जैसे मानो जैसे कोई काली धारी हो, उसके बाल जैसे कोई काली रात हो। वह जब हंसती थी तो ऐसा लगता था पाजेब से घुंघरुओं की आवाज़ निकल रही है। बेहद खूबसूरत थी। और इस तरीके से नमक के रेगिस्तान को पार करके नजब अपनी प्रेमिका को लेकर के आ गया। नजब के पिताजी नजब के बारे में यह सोचा करते थे कि वह काफ़ी झेंपू टाइप का इंसान है, कि जब जो भी चीज़ें पूर्वजों ने और मैंने कमा के रखी है वो उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बेच देगा, उसको ख़त्म कर देगा। किसी भी हाल में वह कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन नजब ने जो काम किया वह नजब के परिवार में किसी ने नहीं किया। वह पूरे नमक के रेगिस्तान को पार करके गया, कच्छ से सिंध गया, केवल और केवल फातिमा को लाने के लिए। तो यह थी हमारी आज की कहानी। और इसमें अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लें। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कैरेक्टर्स आपको देखने हैं, जो नजब का कैरेक्टर है और जो फातिमा का कैरेक्टर है। फिर उसके बाद है किस तरीके से नजब परेशानियों को उठा करके फातिमा को लेकर के आता है, इसके ऊपर कहानी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। और फिर पंचमी पीर के ऊपर भी एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन पूछा गया है। फातिमा की खूबसूरती के ऊपर पूछा गया है, कितने साल का सूखा समाप्त होता है और किस तरीके से बारिश होती है। इन सब के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसका टाइटल था लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। उम्मीद है आपको यह कहानी और इसका डिस्क्रिप्शन, इसका एक्सप्लेनेशन बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, कीप सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग, लाइकिंग। दिस इज विनीत श्रीवास्तव।